चलिए, इस वक्त जो प्रमुख मुद्दा है राज्य का वो है केदारनाथ में होने जा रहा उपचुनाव और स्थिति काफी ज्यादा जटिल होती नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की जल्द औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन इस औपचारिक घोषणा को लेकर कई सारी अटकलें भी लग रही हैं। प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति को लेकर पक्ष विपक्ष अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं और विस्तार से जानेंगे। सोनू, क्या स्थिति केदारनाथ उपचुनाव को लेकर? दोनों ही दल बयानबाजी तो जमकर कर रहे हैं, जमीन पर तैयारी क्या है? देखिए, मुख्यालयों में बैठे पार्टी के नेता लगातार पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्रत्याशी की होगी, क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम का चयन नहीं हुआ है। जो पार्टी के संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टी के रणनीतिकार रणनीति भी बना रहे हैं और जो तरीके हैं उनको भी अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे कराना था वो सर्वे हो चुका है। इसके बाद जो प्रत्याशियों के नामों का पैनल है वो केंद्रीय पार्लियामेंट के बोर्ड को भेज दिया गया है और अब पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही पार्टी की बात कर रहे हैं अभिषेक, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष, अब पार्टी के प्रत्याशियों की औपचारिक तौर पर घोषणा होगी। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का ज्यादा समय तक कब्जा रहा है और बीजेपी उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि ये सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलने वाली है। हालांकि लोकसभा के बाद जब उत्तराखंड में 2 विधानसभा की उप चुनाव हुए थे, 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस वक्त जो कांग्रेस को जीत मिली थी उससे कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित है। ऐसे में अब देखना होगा कि एक तरफ कांग्रेस की रणनीति और दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति, दोनों ही अपने अपने जीत के दम भर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जब चुनाव होंगे, मतदान होगा और उसके बाद जब मतगणना होगी तो जीत जो है वो किसके पक्ष की होगी, ये देखना होगा। सोनू, बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं और मैं कहूंगा कि जीत को लेकर बयान आना तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड जीत के बयान आ रहे हैं, बड़बोले बयान एक तरह से कहेंगे, क्योंकि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो अभी तक प्रत्याशी बीजेपी का घोषित क्यों नहीं हुआ? देखिए, अपने आप में अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी राज्य में सरकार है और आप प्रचंड बहुमत में हैं और बावजूद इसके जब हाल ही में आपने एक 2 उपचुनाव देखे हैं और उसमें आपको जीत नहीं मिल सकी है, तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में बदलाव हुआ, यानी बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और रणनीति के बदलाव के बाद अब तक प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में प्रत्याशी का घोषित नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि दावे तो जरूर किए जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है बीजेपी में जीत के प्रति, लेकिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आखिर क्यों नहीं हो पाई है? दरअसल जिस विधायक के निधन के बाद, शैलानंद रावत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनकी जो बेटी है वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जो ऐश्वर्या रावत, तो उनको लेकर के और जो पार्टी के ही अंदर की जो सियासी हलचल है उसको देखते हुए अभी बीजेपी जो है बहुत सूझबूझ के साथ अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करना चाह रही है। और यही वजह सोनू, क्या वो परिवारवाद वाला एंगल है जहां पे मामला फंस रहा है कि आप जानते हैं कि एक तरह आपके पास एक पावरफुल कैंडिडेट है, लेकिन आप उन्हें घोषित नहीं करना चाहते क्योंकि परिवारवाद का आरोप विपक्ष आप पे लगा देगी? देखिए, ये बात भी सही है और दूसरी तरफ जो है संवेदनाएं हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से शैलानंद रावत का निधन हुआ और उनकी बेटी अब दावा ठोक रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सारे संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है अभिषेक कि विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठाने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर बीजेपी विपक्षियों पर परिवारवाद की सियासी दांवपेच खेलती है और आरोप भी लगाती है। और ऐसे में अगर एक उसी के परिवार को बीजेपी अगर प्रत्याशी घोषित कर देती है तो एक पहलू ये हो सकता है, हालांकि कुछ निधन के बाद जो है कुछ लोगों की संवेदनाएं भी हो सकती हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत चल रही है, यानी जिताऊ कैंडिडेट जो है चयन करने की कवायद में जुटी है, कब तक चयन कर लेगी और कब तक अपना जो उम्मीदवार है उसको घोषित कर देगी। सोनू, कांग्रेस की स्थिति तो और जटिल नजर आ रही है, क्योंकि इतने सारे नाम हैं और जैसा कि जानकारी मिली कि दिल्ली में फाइल अटकी हुई है, दर्जनों नाम है। तो और क्योंकि अगर ज्यादा नाम है इसका मतलब है कि बहुत सारे गुट हैं और ज्यादा गुट होना और उनमें बैलेंस बनाना, ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी केदारनाथ उपचुनाव में।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। आप क्योंकि 10 से ज्यादा प्रत्याशियों का नाम होना और दावेदारी करनी, तो आप समझ सकते हैं 90,000 से ज्यादा जो है वो इस पूरी की पूरी विधानसभा सीट के क्षेत्र के मतदाता हैं। और ऐसे में आप ये भी जानते हैं अभिषेक कि मैक्सिमम 60-65% ही जो मतदान है वो हो पाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90,000 के लगभग मतदाताओं के 65% मतदान होने पर 10 प्रत्याशियों की दावेदारी करने का मतलब एक प्रत्याशी को अगर टिकट दिया जाता है और बाकी प्रत्याशी अगर जो है वो मनाने में कांग्रेस के रणनीतिकार सफल नहीं होते, तो किस तरह की खेमेबाजी गुटबाजी चुनावी मैदान में दिखेगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टी, हम दोनों पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से प्रत्याशी का चयन किया जाए और किस तरह से जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर केदारनाथ उपचुनाव अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही दल अपनी पार्टी के अंदर प्रत्याशी के चुनाव को लेकर ही उलझे पड़े हैं। जहाँ कांग्रेस के पास बहुत सारे उम्मीदवारों की फहरिस्त है, जिनमें से किसी एक को तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं गुटबाजी ना हो जाए और गुटबाजी के चलते चुनाव ना आ जाए। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास प्रखर उम्मीदवार है, पावरफुल उम्मीदवार है, जनता की सहानुभूति भी उनके साथ है, लेकिन समस्या ये है कि जिस टैगलाइन पर वो विपक्ष को घेरते रहे उस पर खुद कैसे कदम आगे बढ़ाए। तो केदारनाथ उपचुनाव की स्थिति काफी दिलचस्प होती नजर आ रही। खैर, समय बहुत कम बचा है और जल्द ही पार्टियों को अपने उम्मीदवार का ऐलान करना होगा और देखना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में जीत किसकी होती है और किस पार्टी की रणनीति सफल होती है।